हाय एवरीवन, इन इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब लाइफ में बहुत बार हमने ये चीज़ इनकाउंटर की होगी कि ज़िंदगी में ना कोई कंडीशन अगर सच हो जाए तो उसके बाद कुछ कुछ काम हो जाते हैं। जैसे अगर अलार्म हमने 6 बजे का लगाया है और सुबह के 6 बज गए तो फिर उसके बाद हमारा अलार्म जो है वो रिंग करेगा। तो एक कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ये हुई कि हमारे घड़ी के अंदर 6 बज गए और उससे काम क्या हुआ कि अलार्म बज गया। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मम्मी ने आज हमें ढेर सारी डांट लगा दी है, गंदे कपड़े पड़े हैं, इधर पड़े हैं, अलमारी साफ़ नहीं है, ये वो, एंड डांट लगने के बाद हमने जो है रूम को साफ़ कर दिया। तो इसमें कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि मम्मी ने डांट लगाई है, उसके बाद काम क्या हुआ? काम ये हुआ कि रूम साफ़ हो गया। इसके अलावा कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है। रिजल्ट के अंदर हमारे जो मार्क्स हैं उस मार्क्स में कंडीशन ये है कि हमारी मार्क्स ग्रेटर देन 33 है। जैसे ही मार्क्स ग्रेटर देन 33 हुए हम क्या हो गए? हम पास हो गए। तो इसमें कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि मार्क्स ग्रेटर देन 33 हो गए और काम क्या हुआ कि हम पास हो गए। अब ज़रूरी नहीं है कंडीशन के होने पर कुछ काम हो, कंडीशन के ना होने पर भी कुछ काम होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मार्क्स लेस देन 33 होते तो हम फेल होते, तो यहाँ फेल होने वाला काम हो जाता, फिर शायद पिटाई भी पड़ सकती थी। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि कोई काम होना चाहिए और अगर वो कंडीशन सच नहीं है तो दूसरी तरफ कौन सा काम होना चाहिए। ऐसी रियल लाइफ कंडीशंस को जब हम कोड में लिखते हैं तो उनको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। इस पूरे जो सीरीज ऑफ चैप्टर्स हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स के बारे में, एल्स इफ के बारे में, टर्नरी ऑपरेटर जैसी एक शानदार चीज़ भी पढ़ेंगे एंड उसके बाद स्विच जैसी चीज़ पढ़ेंगे, वो जो बटन दबाते हैं लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। ये वो स्विच तो नहीं है बट इसका लॉजिक वैसा सा ही है कोडिंग के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ। इफ एल्स स्टेटमेंट्स एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जिनको लिखने का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद पेरेंथेसिस लगाते हैं और पेरेंथेसिस के अंदर कोई कंडीशन लिखते हैं। ये कंडीशन क्या हो सकती है? ये कंडीशन हो सकती है कि कोई नंबर a इज़ ग्रेटर देन b है क्या, कोई नंबर a लेस देन b है क्या, कोई नंबर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है क्या, कोई नंबर a इक्वल टू b है क्या। इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम चेक करते हैं एंड जैसे ही ये कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न कर दे वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ लाइनें लिखते हैं। कहाँ पर लाइनें लिखते हैं? इस कर्ली ब्रेस और इस कर्ली ब्रेस के बीच में हम कुछ लाइनें लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो जाती हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक एल्स का भी ब्लॉक बना सकते हैं। एल्स का इंग्लिश में मतलब होता है अगर वो नहीं हुआ तो उसके अलावा। अगर इफ वाली कंडीशन सच नहीं हुई तो उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ लाइनें लिख सकते हैं। अगर ये लाइनें एग्जीक्यूट नहीं हुई तो फिर ये हो जाएंगी और ये एग्जीक्यूट हो गई तो फिर ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये इफ़ का ब्लॉक बन जाता है, ये एल्स का ब्लॉक बन जाता है। कंडीशंस किस तरीके से लिख सकते हैं? एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ही हमारी एज 18 होने लग जाती है, लोग हमें क्या कहते हैं? लोग हमें कहते हैं कि हम एडल्ट बन गए हैं, हम वोट कर सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं, हम कॉलेज जा सकते हैं। ऑल्दो कुछ 17 साल के बच्चे भी कॉलेज जाते होंगे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो एडल्ट वाली कंडीशन ट्रू होते ही ये सारे काम हमारे लिए होने लग जाते हैं। अब इसके लिए अगर हमें इफ एल्स लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए इफ एल्स का स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा कि इफ़ अगर हमारी जो एज है, एज मान लीजिए एक इंटीजर है, इंटीजर एज जिसमें मैंने मान लीजिए अपनी एज डिफाइन कर दी 22, तो अब यहाँ पे क्या होगा? चेक करेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये तो हमने पढ़ाई हुई है कैसे आता है, ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड यहाँ पर रिलेशन के साथ हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया जिसको पेरेंथेसिस के अंदर लिख दिया है। पेरेंथेसिस ये ब्रैकेट्स होते हैं, जो कर्व्ड वाले ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम पेरेंथेसिस बोलते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पेरेंथेसिस बोलते हैं इन ब्रैकेट्स को। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम या तो कर्ली ब्रैकेट्स ही बोल देते हैं या कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। आपने ये टर्म्स अगर सुनी होंगी पहले तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सुनी है तो एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर हमें पता होनी चाहिए कि इंटरनल टर्म्स क्या होती हैं। तो कल को कोई बोलेगा पेरेंथेसिस के अंदर लिखो तो आपको पता होना चाहिए पेरेंथेसिस होता क्या है। तो पेरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस हमने देख लिया। अब वापस से टॉपिक पर आते हुए, अगर हमारी एज
18 से बड़ी हो जाए, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, हमें बस प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवा देंगे? वोट प्रिंट करवा देंगे, क्या कर सकते हैं, और ड्राइव प्रिंट करवा देंगे, इस तरीके के कुछ भी काम करवा सकते हैं। और एल्स अगर नहीं है हम एडल्ट, तो उसके लिए यहाँ पर ये एल्स कंडीशन लिख सकते हैं। अब एल्स के अंदर आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, जैसे इफ में हमने बताया कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, एल्स में हमें बताना नहीं पड़ेगा कि एज लेस देन 18 है। एल्स में इम्प्लाइड होगा, जो इफ में ट्रू नहीं हुआ वो एल्स में हमेशा ट्रू होगा। तो इफ ने जो कंडीशन घेर ली वो तो उसने घेर ही ली। अगर इंसान की एज इतनी होती है, मान लीजिए एक व्यक्ति की एज है 0 से 100 ईयर्स तक, और यहाँ पर 18 पर बार लगा दिया है इफ ने कि 18 के बाद वाला सारा एडल्ट होगा, तो एल्स ने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि उसके पहले वाला जो है वो सारा का सारा नॉट एडल्ट होगा। ये सारे के सारे एल्स के अंदर ट्रू हो रहे होंगे, ये ऑलरेडी इम्प्लाइड होता है। तो एल्स में हमें अलग से कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती। तो एल्स में हम कुछ लाइन लिख सकते हैं। एल्स में मान लीजिए मैंने लिखवा दिया नॉट एडल्ट। वोटिंग की तो छोड़ो, ड्राइविंग की तो छोड़ो, अब एडल्ट ही नहीं है तो इन सब चीज़ों की बात हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली हम प्रिंट करेंगे नॉट एडल्ट। तो ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है इसको हम कहते हैं अपनी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का ब्लॉक। यहाँ हमने एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल की कंडीशंस चेक हमने करी एंड उसके बाद हमने कुछ काम करवा लिया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम ये काम करा लेते। तो ये रियल लाइफ कंडीशंस को एक्चुअली कोड में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए यूज़ कर रहे होंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। इसी सेम चीज़ को एक बार कोड में भी लिख कर देख लेते हैं। तो ये हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमने क्लास बनाई थी जावा बेसिक्स उसका यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा मेन फंक्शन है। ऊपर हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखी है पर उसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एज इज इक्वल टू 22। अब कंडीशन चेक करेंगे इफ़, आप जैसे ही इफ टाइप करेंगे, अगर आपके कोड एडिटर के अंदर सिंटैक्स हाइलाइटर है, सिंटैक्स हाइलाइटर क्या करता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जावा के अंदर, तो उनको हाईलाइट कर देता है। जैसे यहाँ पे ये जो डेटा टाइप है इसका कलर अलग है, वेरिएबल का कलर अलग है और वैल्यू का कलर अलग है। ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये ब्लू है, सेमीकोलन हमेशा वाइट से होंगे, जो ये क्लास है ये हमेशा ब्लू से लिखा होगा। तो इस तरीके का अगर आपका एडिटर है तो इफ़ जो है उसको अलग से हाईलाइट करेगा। तो ऐसी चीज़ें नोटिस करते चलिए कि आपके जो ये कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं एडिटर के अंदर, तो कौन से वर्ड्स का कौन सा कलर आ रहा है और वो क्यों आ रहा है। तो हम लिखेंगे इफ़, उसके बाद लगाएंगे पेरेंथेसिस, फिर लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है कि एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो जाती है तो उस केस में क्या प्रिंट करेंगे, उस केस में हम प्रिंट करने वाले हैं एडल्ट। एडल्ट क्या कर सकता है, एडल्ट ड्राइव कर सकता है, एडल्ट वोट कर सकता है, एडल्ट कॉलेज जा सकता है, पर उसको हटा देते हैं 17 साल के, क्योंकि मैं भी 17 साल की थी 2 दिन तक जब कॉलेज गई थी। एल्स, ये आ गया एल्स स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर एल्स हमेशा ट्रू हो जाएगा। तो एल्स के अंदर क्या प्रिंट करवाएंगे, एल्स के अंदर हम प्रिंट करवाने वाले हैं प्रिंट एलन नॉट एडल्ट। तो इसको कर लिया हमने सेव। अब इस कोड को करते हैं एक बार रन। क्योंकि हमारी एज 22 है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे लिए एडल्ट प्रिंट होगा, लेकिन अगर इस एज को मैं घटाकर 16 कर दूं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रिंट होगा नॉट एडल्ट। आपने देखा क्या हुआ, जो मैंने कंडीशन लगाई थी उसको बस चेक किया गया है। अगर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उस हिसाब से कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही ये वाला काम हो जाता है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही एल्स वाला काम हो जाता है। तो ये होते हैं इफ एल्स कंडीशंस। अब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं, अगर हमारा मन करे तो हम मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। जैसे अगर एज 18 से ऊपर है तो फिर एडल्ट होना चाहिए। उसके अलावा हम एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, if age is greater than 16 and age is less than 18, या 16 की जगह इसको 13 कर लेते हैं। ये मैंने एक और if लिख दिया, पहले इस if को चेक करेगा, फिर इस if को चेक करेगा, फिर else में जाएगा। if को कैसे चेक करेगा, अगर 13 से 18 के बीच में हमारी एज है, मतलब अभी तक हम एडल्ट नहीं हुए लेकिन टीनेजर हो गए, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, system.println टीनेजर।
तो ये क्या हुआ, एक कंडीशन यहाँ पर चेक हुई, दूसरी कंडीशन यहाँ पर चेक हुई, एंड ये दोनों ही अगर फॉल्स हो गई तो फिर ये तीसरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको भी सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। इस बार एज क्या रखी है हमने, इस बार एज रखी है 16, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि टीनेजर प्रिंट होना चाहिए। कैसे प्रिंट हुआ टीनेजर, सबसे पहले ये वाली कंडीशन रन हुई होगी, एज जो है 16 वो ग्रेटर देन 18 तो है नहीं, तो एडल्ट तो होगा नहीं। उसके बाद सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, एज को कंपेयर करेंगे, क्या ग्रेटर देन 13 है, हाँ है, क्या लेस देन 18 है, हाँ वो भी है, तो मतलब पक्का हमारा जो स्टूडेंट है जिसकी एज 16 है वो एक टीनेजर है, तो उसके लिए टीनेजर प्रिंट हो गया। एंड क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर एल्स के एग्जीक्यूट होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऊपर वाला काम हो गया तो नीचे वाला काम अब नहीं होगा। तो ये होती है इफ एल्स। इसमें हम मल्टीपल इफ भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो अब यहाँ एक और कैटेगरी बना सकते हैं कि भाई 6 से 13 साल के बच्चों को आप क्या कहोगे, या 0 से 2 साल की एज तक हम बेबी प्रिंट करवा रहे हैं, छोटा बच्चा। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस को हम प्रिंट कर सकते हैं। अब एक सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल का नाम है प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एक है ए, एक है बी, दोनों के अंदर कुछ कुछ वैल्यू स्टोर्ड है और हमें बताना है कि दोनों में से लार्जर वैल्यू किसके पास है। अब लार्जर वैल्यू के लिए क्या चेक करेंगे, लार्जर वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि ए क्या बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें प्रिंट करना है ए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो है इफ में ट्रू वाला केस और ये बन जाएगा एल्स वाला केस। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम प्रिंट कर देंगे बी को, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बी ए से बड़ा है या उसके इक्वल है। इसमें हम इक्वल वाली कंडीशन को भी जोड़ सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी अगर हो जाए तो उस केस में प्रिंट करना है ए, नहीं तो बाकी केसेस में बी लेस देन ए ऑटोमेटिक हो ही जाएगा एल्स में, तो उस केस में प्रिंट करेंगे हम बी को। तो इसके लिए कंडीशंस कैसे लिख सकते हैं, कोड कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इफ, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फिर लगा लेंगे अपने कर्ली ब्रेसेस और यहां पर लिखेंगे प्रिंट ए, फिर लगाएंगे एल्स की स्टेटमेंट, एल्स दोबारा से कर्ली ब्रेसेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल बी। ये हमारा टोटल कोड होने वाला है हमारी इफ एल्स कंडीशन के लिए, टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसी के लिए अब कोड लिख लेते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं। ए की वैल्यू मान लीजिए रख ली है 1, इंट बी की वैल्यू हमने रख ली है 5। तो इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, उस केस में क्या करना है, उस केस में प्रिंट कर देंगे a इज लार्जेस्ट ऑफ 2। नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो हम प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल b इज लार्जेस्ट ऑफ 2। यहाँ पे नोटिस किया होगा ये एल्स मैंने इसी लाइन के अंदर लिख दिया, नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं लिखा। ये जो कोड है ये वैलिड है क्योंकि जावा के अंदर कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कब खत्म हो जाता है, तब खत्म होता है जब स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाता है। यहाँ का स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया तो मैं चाहूँ तो नेक्स्ट लाइन भी यहीं पर लिख सकती हूँ। अगर मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल दोबारा से कुछ भी प्रिंट करवाना हुआ तो मैं इस सेम चीज़ को नेक्स्ट लाइन इसी लाइन के अंदर लिख सकती हूँ। जावा ये नहीं समझता कि आपने सेम लाइन में लिखा है या अगली लाइन में लिखा है। जावा देखता है जहाँ पर आपने ये कोलन डाल दिया, सेमी कोलन, वहीं पर आपकी लाइन खत्म हो गई है। मतलब यहाँ पर एक लाइन खत्म हो गई, यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हो गई, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रेस दिखा रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया, मतलब इतना पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं चाहूँ तो इसको नेक्स्ट लाइन से भी शुरू कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसी लाइन से भी शुरू कर सकती हूँ। तो मुझे ये वाला सिंटैक्स थोड़ा सा बेटर लगता है, क्लीन लगता है देखने में, इसीलिए मैं अपने एल्स को इसी लाइन से शुरू करती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड करते हैं अब रन। तो क्या प्रिंट हुआ, प्रिंट हुआ b इज द लार्जेस्ट ऑफ 2, क्योंकि a और b में से b की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। अब यहीं पर मैं a की वैल्यू को अगर 10 कर दूं तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, उस केस में प्रिंट होगा a इज लार्जेस्ट ऑफ 2, क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन अगर होगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b वाला तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ट्रू रिटर्न करेगी। एंड इफ चेक कर लेगा कि ट्रू रिटर्न किया है तो इसको एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स रिटर्न किया है तो इसको एग्जीक्यूट करना है। और चाहे तो हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, आउट डॉट प्रिंट एल a is greater than equal to b।
तो अब दोबारा से अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स मेरे लिए प्रिंट होंगी। अब एक और स्पेशल की चीज़ कि जब भी हम इफ एल्स लिखते हैं तो इफ एल्स के टाइम पे अगर हम सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं अपने कर्ली ब्रेसेस के बीच में, तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेस लगाएं ये ज़रूरी नहीं है, हम बिना कर्ली ब्रेस के भी अपना काम चला सकते हैं। कर्ली ब्रेस यूजुअली हम तब लगाते हैं जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत जब आप बड़ी कंपनीज़ के अंदर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनी, तो उनकी स्टाइल शीट होती है कि कोड आपको कैसे लिखना है। और यूजुअली जो अच्छी कंपनीज़ या काफ़ी सारी कंपनीज़ की मैंने स्टाइल शीट्स देखी है, तो उसमें जावा के अंदर लिखने का कन्वेंशन ये होता है कि आपके पास सिंगल लाइन भी है तब भी आप क्या करिए, तब भी आप कर्ली ब्रेसेस लगाइए, ज़रूरी नहीं है मल्टीपल लाइंस हो। तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको कंपनी में जाने के बाद सीखने पड़ेंगे, वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ताकि इंटरव्यू में हम बहुत अच्छा, बहुत क्लीन कोड लिख सकें। तो अभी से हमें आदत पड़ जाएगी अच्छा क्लीन कोड लिखने की। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है कंप्लीट, हमने निकाल लिया है लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स यूजिंग कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अब जो सवाल हमारे पास है इसका नाम है प्रिंट इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। कुछ नंबर्स होते हैं मैथ के अंदर, मैथ बना ही नंबर से है। अगर मान लीजिए हमें 4 जैसा कोई नंबर दिया है तो हमें पता है कि 4 इवन होता है, तो इसके लिए हमें क्या करवाना है, इसके लिए हमें प्रिंट करवाना है इवन। और अगर हमें 1 जैसा नंबर दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, तो उसके लिए हमें प्रिंट करवाना है ऑड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम ढेर सारा लॉजिक सीखने वाले हैं। ढेर सारा लॉजिक इस सेंस में सीखने वाले कि हमें पता चलेगा आज कि कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कोई नंबर ऑड है या इवन है जावा के अंदर। अब अगर कोई नंबर इवन है, इसको कहने का क्या मतलब होता है, इसको कहने का ये मतलब होता है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। यानी वो नंबर या तो 2 से डिवाइड होता है या वो 2 की टेबल में आता है, दोनों ही सेम चीज़ है। एक बात को 2 बार कह दिया हमने। 2 की टेबल में आने वाले सारे नंबर इवन नंबर्स होते हैं मैथ में, और जो नंबर्स 2 की टेबल में नहीं आते वो नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। इतनी बेसिक सी चीज़ हमें समझ में आई है। अब इसी लॉजिक को हम यूज़ करेंगे। हमें बस चेक करना है कि हमें कैसे पता चल जाए कि कोई नंबर 2 की टेबल में आता है या कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है। अगर एक नंबर ए किसी नंबर बी से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जैसे कोई नंबर 4 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई नंबर 10 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई नंबर 8 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब कोई भी इवन नंबर किसी दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर को देख के। जो नंबर्स दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उनका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो कोई भी इवन नंबर जब 2 से मॉड्यूलो उसका चेक किया जाएगा, रिमाइंडर उसको चेक किया जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में हमेशा 0 आएगा। आप देख लीजिए 8 को डिवाइड करने निकले अगर हम 2 के साथ, तो हमेशा क्या होगा, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब इसी फैक्ट को हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, जो भी नंबर हमें गिवन होगा, मान लीजिए हमें कोई नंबर n गिवन है, तो उस नंबर n के लिए हम मॉड्यूलो 2 देख लेंगे। अगर n मॉड्यूलो 2 हमारे पास 0 आ जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि n मॉड्यूलो 2 ये अगर 0 वैल्यू दे दे जो इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे इवन। नहीं तो एल्स केस में हम क्या करेंगे, एल्स केस में हम प्रिंट करवा देंगे ऑड। बहुत लॉजिकल। यहाँ हम लगा देंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन के अंदर चेक कर लेंगे कि क्या n मॉड्यूलो 2 रिमाइंडर 0 के इक्वल है, अगर इक्वल है तो इवन प्रिंट करवा दिया, नहीं तो हमने प्रिंट करवा दिया ऑड। इसी के लिए अब कोड लिख के देख लेते हैं। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो लिखेंगे अपना कोई भी इंटीजर n। इनफैक्ट क्या करते हैं, इस बार n को इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। तो स्कैनर क्लास बनाते हैं, sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इंट नंबर, कोई भी नंबर हमारा है, sc डॉट नेक्स्ट इंट, उसको इनपुट ले लिया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। इफ नंबर का मॉड्यूलो विद 2 इज इक्वल टू 0, उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे इवन, एल्स हम प्रिंट करवा देंगे ऑड। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। हमें क्या करना है, नंबर एंटर करना है। हमने नंबर एंटर किया 2,
तो 2 के लिए प्रिंट हुआ इवन। इस कोड को दोबारा रन करूँ तो इस बार नंबर एंटर करेंगे 7, 7 के लिए प्रिंट हुआ ऑड। दोबारा नंबर एंटर करूँ 24, 24 के लिए प्रिंट हुआ इवन। दोबारा नंबर में एंटर करूँ 6, 7, 8, 5, 9, 3, तो इसके लिए प्रिंट हुआ ऑड। ऑड क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि लास्ट में 3 आ गया नंबर में। तो आपने देखा कि छोटे से लॉजिक से, मतलब सिर्फ 4-5 लाइनों से हम चेक कर पा रहे हैं कि बड़े से बड़ा नंबर ऑड है या इवन है। अब एक बहुत बेसिक सा कोड हम लिखने वाले हैं। कोड है हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर का। तो आज हम इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह टैक्स कैलकुलेट करेंगे अपनी इनकम पे। अब इंडिया के अंदर मैं नहीं कह रही कि ये फिगर्स कम्प्लीटली करेक्ट है, हाँ थोड़े बहुत ऐसे ही होते हैं टैक्सेस, तो आपको ये भी पता चलेगा अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ कि कैसे गवर्नमेंट हमारा पैसा ले लेती है बहुत सारा। अब यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स डिफाइंड है, मतलब कुछ कंडीशंस हमें दी हुई है सवाल के अंदर। क्या क्या दी हुई है? अगर हमारी इनकम 5 लाख से कम है तो उस केस में हमारे लिए टैक्स कितना होगा? टैक्स होगा 0%। तो अगर हम 2 वेरिएबल ले लेंगे, एक होगा हमारा इनकम वेरिएबल जिसके अंदर हम अपनी इनकम डिफाइन करेंगे, और एक होगा हमारा टैक्स वेरिएबल जिसके अंदर हम अपने टैक्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है तो उस केस में टैक्स हमारे पास लगता है 20%, और अगर किसी की इनकम 10 लाख से ऊपर है तो उन्हें टैक्स देना पड़ता है 30%। तो इस तरीके से हम यूज़र से क्या करेंगे, एक इनकम इनपुट ले लेंगे और उस हिसाब से उनका कितना टैक्स बनता है जो इस साल उन्हें पे करना पड़ेगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे। ये काम करने के लिए हमें पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प से लिखना है। मान लीजिए हमने इनकम भी इनपुट करा ली और अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे लिखेंगे कोड में सबसे पहले तो एक इफ स्टेटमेंट आएगी। सबसे पहले पहली ही कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन ये होगी कि इनकम जो है इज इट लेस देन 5 लाख। अगर लेस देन 5 लाख है तो उस केस में टैक्स कितना होगा? उस केस में हम टैक्स को प्रिंट करवा देंगे एज 0। उसके बाद दूसरी कंडीशन, एल्स इफ इनकम जो है इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 lakhs एंड इनकम इज लेस देन 10 lakhs। उस केस में हम टैक्स को क्या करेंगे? टैक्स को हम प्रिंट करवा देंगे 20% ऑफ इनकम हमें प्रिंट करवाना है। तो इनकम मल्टीप्लाइड बाय 0.2 ये हो जाएगा हमारा टैक्स। और तीसरा क्या होगा? तीसरी होगी हमारी एल्स स्टेटमेंट जिसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे होंगे टैक्स। अब तो बाकी सारा ग्रेटर देन 10 lakhs वाला ही ब्रैकेट बच गया, तो ग्रेटर देन 10 lakhs वाले ब्रैकेट के लिए 30% टैक्स हम प्रिंट करवा रहे होंगे विच इज़ इक्वल टू इनकम मल्टीप्लाइड बाय 0.3। तो इस तरीके से हम कोड लिखने वाले हैं। एक बार कोड को भी लिख लेते हैं। सबसे ऊपर बनाएंगे अपनी स्कैनर क्लास, यूज़र से इनपुट लेने के लिए अपनी इनकम को। एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंटीजर में ही आ रही है, मतलब फुल नंबर्स में ही सैलरी मिल रही है हमें, कहीं से हम अर्न कर रहे हैं। तो इसको लिख देंगे इनकम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो आप भी बड़े हो जाएंगे और कोडिंग सीख लेंगे तो अपना खुद का टैक्स कैलकुलेटर बना सकते हैं। इनकम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन 1। कंडीशन 1 कहती है कि अगर इनकम हमारी लेस देन 5 lakhs है, 5 lakhs मतलब 5, अगर इस तरीके से हम 5 लाख लिख दें कॉमा के साथ तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नंबर्स में कॉमा नहीं लेता जावा। तो हम बिना कॉमा के सिर्फ ज़ीरोस लिखेंगे, 5 0 हमने लगा दिए। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा जो टैक्स होगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट टैक्स। अब ये जो टैक्स वेरिएबल है इसमें शुरू में मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, इज इक्वल टू समथिंग नहीं लिखा, तो जावा क्या करता है ऑटोमेटिकली इसको 0 दे देगा। अगर मैं यहाँ फ्लोट टाइप का टैक्स बनाती तो जावा उसमें ऑटोमेटिकली 0.0 दे देता। अगर मैं कैरेक्टर टाइप का बताती तो जावा उसमें ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी कैरेक्टर डाल देता। तो जावा ने ऑटोमेटिकली इसमें 0 डाल रखा है पहले से, पर हम यहाँ अलग से भी डालेंगे। टैक्स क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा 0। एल्स इफ अगर हमारी जो इनकम है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 lakhs, इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, एंड इनकम इज लेस देन 10 lakhs। तो इस वैल्यू के बीच में है, यानी 5 लाख से तो बड़ी है और 10 लाख से छोटी है, तो उस केस में टैक्स क्या होगा? उस केस में टैक्स होगा हमारा इनकम मल्टीप्लाइड बाय 0.2।
टू 20%। 20% कैलकुलेट करने के लिए 0.2 से इनकम को हमने कर दिया है मल्टीप्लाई और उसको इवेंचुअली हमने करा लिया टैक्स में सेव। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा इशू आ रहा है क्योंकि हम टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इंट लगाया नहीं सामने। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जावा ने एक तरफ तो फ्लोट देख लिया, सॉरी डबल देख लिया, और दूसरी तरफ इंटीजर देख लिया, तो वो क्या करेगा, इस इंटीजर को भी डबल में कन्वर्ट कर देगा। अब डबल और इंटीजर और डबल और डबल जब मल्टीप्लाई होंगे तो आउटपुट भी डबल आएगा। डबल को हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं टाइप कास्टिंग के अंदर। एंड तीसरी आएगी हमारी एल स्टेटमेंट। एल स्टेटमेंट में क्या करेंगे, एल स्टेटमेंट के अंदर टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी बहुत ही ज़्यादा टैक्स 30%। एंड लास्ट में क्या करेंगे, इफ एल्स के अंदर प्रिंट नहीं कराया, लास्ट में एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एलन योर टैक्स इज। हमने सीखा ही था दो चीज़ें कैसे प्रिंट करवाते हैं, बीच में प्लस साइन लगा के, और अब लिख देंगे टैक्स। तो पहले प्रिंट होगा योर टैक्स इज, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा टैक्स। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। पूरा हमने कोड लिखा हुआ है। अब हमें इनकम अपनी ऐड करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनकम, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो माई इनकम इज़ 25,000 मान लीजिए। उस केस में मुझ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स पे नहीं करना उस केस में। तो इंटर्नशिप्स अगर आप करने जाएंगे कंपनीज़ के अंदर तो वहाँ आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। कंपनी काट भी लेती है तो आप टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं और ईयर के एंड में वापस आपका जो टैक्स कटा था इंटर्नशिप्स का वो आपको वापस मिल जाता है। नेक्स्ट ब्रैकेट को टेस्ट करते हैं। अब हम 5 लाख से ऊपर वाली इनकम में थोड़ा जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए 6 लाख हो गई है हमारी इनकम, तो उसके केस में हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, 6 लाख इनकम पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 1,20,000 विच इज़ 20% ऑफ 6 लाख्स। अब इतना ज़्यादा यूजुअली देना नहीं पड़ता क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों पे माफ़ हो जाता है टैक्स। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर आपने पेमेंट किया है तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, इस तरीके की चीज़ें। अब थर्ड ब्रैकेट को भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अब हम 18 लाख्स कमा रहे हैं, तो उस केस में हमारा टैक्स होगा 5,40,000। तो काफ़ी ज़्यादा हम टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम पे, और ये हमने बना लिया अपना टैक्स कैलकुलेटर। अब नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे वो है प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स दिए हमें और हमें इन तीनों नंबर्स का लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या नंबर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। इस केस में हमें क्या पता चला, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b हो जाता है, तो इससे हमें पता चला कि a जो है b के तो ऊपर ही आता है, मतलब b तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता। फिर हमें चेक करना है कि क्या a c से भी बड़ा है क्या। तो यहाँ पर हम सेम कंडीशन के अंदर एंड लगा देंगे, यानी ये एंड फिर दूसरी कंडीशन, क्या a c से भी बड़ा है। और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो उस केस में हम क्या प्रिंट कर देंगे, उस केस में हम प्रिंट कर देंगे लार्जेस्ट इज ए। ये सच हो गई मतलब ए बी के ऊपर आ गया, ये सच हो गई मतलब ए सी के भी ऊपर आ गया। अब सी हो सकता है बी से बड़ा हो, सी हो सकता है बी से छोटा हो, सी हो सकता है बी के बराबर हो, कुछ भी हो सकता है, बट ए हमेशा बी और सी से बड़ा है। मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स होने का क्या मतलब है, अगर ये दोनों की दोनों फॉल्स हो गई तो मतलब ए या तो बी से छोटा है या फिर ए सी से छोटा है। तो ए तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता, या तो बी लार्जेस्ट है या सी लार्जेस्ट है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें कंपेयर करना पड़ेगा बी को सी के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे बी को एज द लार्जेस्ट, और तीसरा केस होगा एल्स प्रिंट सी। इसका एक बार थोड़ा सा लॉजिक फ्लो भी देख लेते हैं। लॉजिकल फ्लो क्या कहता है, लॉजिकल फ्लो कहता है कि पहले ए को बी के साथ कंपेयर कर लो एंड ए को सी के साथ कंपेयर कर लो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, ट्रू, तो उस केस में क्या है, ए इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती,
मतलब यहाँ पर हम फॉल्स के अंदर चले गए, तो उस केस में क्या पता चला, उस केस में ये पता चला कि ए तो लार्जेस्ट नहीं है, हो सकता है बी लार्जेस्ट हो या फिर सी लार्जेस्ट हो। तो उस केस में बी और सी को हम कंपेयर कर लेंगे, क्या बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। अगर बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उस केस में हमें ये पता चला कि बी सी से तो बड़ा ही है एंड ए तो लार्जेस्ट है नहीं, तो उस केस में क्या होगा, बी ही सबसे लार्जेस्ट होगा। तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा बी। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब सी बी से बड़ा है और यहाँ पर ए तो सबसे बड़ा है नहीं, तो उस केस में क्या लार्जेस्ट होगा, उस केस में लार्जेस्ट होगा सी। ये कंडीशनल चार्ट है। अब अगर इसमें हम इन वैल्यूज़ के लिए टेस्ट करें तो हमारा ए है 1, बी है 3, सी है 6। सबसे पहले क्या चेक होगा, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आए तो अब चेक होगा कि क्या बी सी से बड़ा है, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी एंड हमें पता चल जाएगा कि सी हमारा लार्जेस्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे 13 होती सी की वैल्यू, तो उस केस में क्या होता, ये तो फॉल्स ही होता, पर यहाँ बी ग्रेटर देन सी के इक्वल हो जाता, तो हम ट्रू में यहाँ पे आ जाते और हम प्रिंट करवा देते बी को एज आर लार्जेस्ट ऑफ 3। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे 3 नंबर्स को, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू को रख देते हैं 3, सी की वैल्यू को रख देते हैं 6। अब सबसे पहले लिखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड इसे अलग से पेरेंथेसिस के अंदर डाल लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ए सबसे बड़ा है तो उस केस में हमें प्रिंट करना है लार्जेस्ट इज ए। लेकिन अगर नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या बी है, बी को चेक करेंगे सी के साथ, लार्जेस्ट इज बी। और अगर ये भी नहीं है तो उस केस में तो पता ही है हमें कि लार्जेस्ट क्या होने वाला है, लार्जेस्ट होने वाला है हमारे लिए सी। तीनों कंडीशंस को हमने लिख दिया, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन, और हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा इन वैल्यूज़ के लिए लार्जेस्ट इज सी। यहीं पे अगर मैं सी को 1 बना दूं, ए को 6 बना दूं, तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, उस केस में प्रिंट होगा लार्जेस्ट इज ए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। अब मान लीजिए हम एक सिचुएशन को हल्का सा इमेजिन करते हैं कि हम घर पे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और हमारे पास बटन्स होते हैं, 2-3 बटन्स। एक बटन है जिसके ऊपर 1 लिखा है, 1 वाला बटन दबाते ही कोई हमारे लिए ऐसे मैजिकली समोसे लेके आ जाता है। दूसरा बटन है जिसके ऊपर 2 लिखा है, 2 वाला बटन दबाते ही कोई मैजिकली हमारे लिए क्या, बर्गर लेके आ जाता है। और 3 वाला बटन जब हम दबा देते हैं तो कोई हमारे लिए मैंगो शेक लेके आ जाता है। तो इस तरीके के 2-3 बटन्स हैं और इन बटन्स के ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं जिसको प्रेस करने के बाद कोई हमारा काम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को अगर हम कोड में विजुअलाइज करना चाहते हैं, मुझे तो नहीं पता, अगर आपको बर्गर की जगह मतलब मोमोज पसंद है तो वो आप लिख सकते हैं, पर ऐसी सिचुएशन को जब हमारे पास डिफरेंट बटन्स हो, कुछ वैल्यूज हो उनके ऊपर, किसी वैल्यू के सच होते ही कोई काम हो जाए, अगर 1 है तो ये काम हो जाए, 2 है तो ये काम हो जाए, 3 है तो ये काम हो जाए, 4 है तो ये काम हो जाए, ऐसी सिचुएशन को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स का। जहाँ हम क्या करते हैं, जैसे स्विच के अंदर बटन होते हैं, स्विच क्या होता है, स्विच का मतलब ही बटन होता है। मान लीजिए एक स्विच बोर्ड है जिसके ऊपर बहुत सारे बटन है, एक बटन मान लीजिए फ़ैन चलाता है, एक बटन से आपकी लाइट जलती है, एक बटन से आपका मिस्टीरियस बटन है, मिस्ट्री बटन है, हमें पता ही नहीं क्या होता है उस बटन से, और एक बटन से मान लीजिए आपका लैंप जलता है या फिर वो चार्जिंग पोर्ट के लिए, चार्जिंग वाले पोर्ट का बटन है। अब अलग अलग बटन को प्रेस करने से अलग अलग काम होंगे, तो वैसा ही कुछ विजुअलाइजेशन हमें स्विच स्टेटमेंट करके देती है। अब ये जो स्विच स्टेटमेंट होती है, अब स्विच स्टेटमेंट जो होता है यूजुअली हमारे जितने भी मैक्सिमम कोड होते हैं वो इफ एल्स स्टेटमेंट्स, एल्स इफ, इस तरीके की स्टेटमेंट से निकल जाते हैं। आगे जाकर हम प्लेसमेंट्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे स्विच का इतना कोई यूज़ नहीं होता है। इंटरव्यूज़ के अंदर कोई आपको बिठाकर ये नहीं पूछेगा कि आप स्विच स्टेटमेंट लिखिए, उस तरीके से लिखिए। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ा सा अभी हम लॉजिक बिल्डिंग स्टेज पर हैं, तो वहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स पढ़ेंगे, उसका 1-2 सवाल करेंगे, उसको समझेंगे थोड़ा सा, तो लॉजिकली हमें पता चलेगा प्रोग्रामिंग किस बारे में है। बाकी इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूजेज नहीं होता है स्विच का। स्विच के अगर सिंटैक्स देखें तो उसमें सबसे पहले हमें कीवर्ड लिखना पड़ता है विच इज़ स्विच।
अब स्विच लिखने के बाद हम लगाते हैं पेरेंथेसिस और फिर लिखते हैं वो वेरिएबल जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट करते हैं। जैसे हमने देखा था कि बटन्स के ऊपर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो अगर इन सारे नंबर्स की वैल्यू हम किसी वेरिएबल, मान लीजिए कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल, या ये तो बहुत कॉमन हो गया, नंबर नाम के एक वेरिएबल के अंदर इनकी वैल्यूज़ को अगर स्टोर करा दिया तो इस वेरिएबल का नाम यहाँ पर आएगा। फिर हम उस वेरिएबल के हिसाब से केसेस लिखेंगे। जैसे केस 1 हो सकता है कि क्या वेरिएबल की वैल्यू 1 है, केस 2 का मतलब है क्या वेरिएबल की वैल्यू 2 है। तो हर बार क्या होता है, केस के बाद हम जो भी लिखते हैं उसके साथ इस वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर होती है। तो जिस भी केस के साथ वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर होकर ट्रू दे दे, मान लीजिए वेरिएबल है हमारा इंट नंबर, हमारा वेरिएबल है और नंबर के अंदर हमने 2 लिख रखा है। सबसे पहले क्या होगा, ये नंबर को हम यहाँ पर वेरिएबल की जगह लिखेंगे, तो नंबर की वैल्यू क्या 1 के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। फिर चेक होगा नंबर की वैल्यू क्या 2 के इक्वल है, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पर हम कुछ लाइनें लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमें कुछ प्रिंट करवाना है, उसकी हमने लाइन लिखी हुई है, तो वो लाइन हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता, मतलब नंबर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो उस केस में एक डिफॉल्ट केस होता है और फिर बाकी लास्ट में जो भी डिफॉल्ट केस में लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी स्विच स्टेटमेंट्स काम करती है। सबसे पहले इसी सेम लॉजिक के ऊपर हम क्या करेंगे, स्विच का एक कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे स्विच। स्विच को लिखने के बाद अपना वेरिएबल हमने क्या बनाया था, नंबर वेरिएबल बनाया था, इंट नंबर। इसके अंदर मान लीजिए हमने वैल्यू रखी है 2 और अंदर लिखेंगे हम नंबर, कि हम नंबर के लिए टेस्ट करना चाह रहे हैं। नंबर के लिए कैसे टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे अपना केस 1। तो हम नंबर की वैल्यू को 1 से कंपेयर कर रहे हैं। अगर नंबर की वैल्यू 1 के इक्वल है तो उस केस में क्या करें, उस केस में ये बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ती हैं कि यहाँ कोलन आता है, केस आता है, केस और के बाद नंबर आता है जिस भी वैल्यू के साथ हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे 1 के लिए हमें बटन दबाते ही समोसा मिलना चाहिए, इसको हमने प्रिंट करवा दिया। फिर आता है केस 2। केस 2 के लिए हमें पता है कि हमें क्या मिलना चाहिए, बर्गर मिलना चाहिए, तो इसको हमने प्रिंट करवा दिया। फिर आता है केस 3। केस 3 के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए मैंगो शेक। और फिर आता है हमारा डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस में वी रियलाइज वी आर ड्रीमिंग, मतलब कि हम सपना देख रहे थे, ये हमें पता चल गया बटन्स के थ्रू, तो ऐसा कुछ है। या वी वेकअप लिख लेते हैं, उठ गए हम नींद से। इस तरीके का फ़नी सा डिफ़ॉल्ट केस मैंने बना दिया है। अब इस स्विच स्टेटमेंट को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो क्या हुआ, 2 हमने नंबर में पास किया था, यहाँ पे हर बार हर केस में चेक हुआ। नंबर को जब कंपेयर किया इससे तो ये तो फॉल्स हो गया, इसीलिए समोसा प्रिंट होगा नहीं। नंबर को फिर कंपेयर किया 2 के साथ तो ये ट्रू हो गया, तो क्या प्रिंट हुआ, बर्गर प्रिंट हुआ। तो बर्गर तो प्रिंट होना ही था, तो वो तो यहाँ पे क्लिक हो गया, प्रिंट हो गया। पर उसके बाद वाली चीज़ें भी सारी प्रिंट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक बार स्विच के अंदर कोई भी केस अगर ट्रू हो जाता है, मैच हो जाता है, तो उसके बाद वाले सारे केसेस भी मैच होने लगते हैं। और इस चीज़ से रोकने के लिए हमें स्विच को बीच में तोड़ना होता है। स्विच में हम केसेस को कह सकते हैं कि बटन्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। आपने बीच से कोई बटन दबा दिया तो उसके बाद वाले सारे बटन अपने आप दब जाएंगे। अब उन बटन्स को दबने से रोकने के लिए हमें बीच में कुछ तोड़ लगाना पड़ता है। तो चीज़ें तोड़ने के लिए बीच में हम लिखते हैं एक चीज़ विच इज़ ब्रेक। तो एक कीवर्ड हम लिखते हैं ब्रेक, इसके बाद भी ब्रेक हो जाए एंड केस 1 के एंड यहाँ पे केस 1 के बाद भी ब्रेक हो जाए। तो इससे क्या होगा, जैसे ही केस 1 ट्रू होगा समोसा प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक कर जाएंगे, मतलब आगे के जो बटन है वो ऑन नहीं होंगे। केस 2 होगा तो ब्रेक हो जाएगा, सिर्फ बर्गर प्रिंट होगा। केस 3 होगा तो सिर्फ मैंगो शेक प्रिंट होगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट में हमें ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद कोई और केस है ही नहीं, तो डिफ़ॉल्ट में तो हमें पता ही चल जाएगा, सपना देख रहे थे। इसको दोबारा एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इस बार सिर्फ हमारे लिए बर्गर प्रिंट हुआ है। यहीं पर अगर नंबर हमारा 3 होता तो उस केस में क्या प्रिंट होता, उस केस में 3 का मैच यहाँ पर हमें मिल रहा होता और हमारे लिए प्रिंट होता मैंगो शेक। और अगर 6 होता तो 6 में तो कोई भी केस ट्रू नहीं हुआ, तो 6 के लिए हमारे पास प्रिंट होगा वी वेक। अब ये जो केसेस हैं ज़रूरी नहीं है हम 1 2 3 लिखें, हम इनको 3 1 2 रैंडम ऑर्डर में भी लिख सकते हैं।
उस हिसाब से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सच होंगी। तो इस बार 1 प्रिंट करने से क्या होगा, 1 प्रिंट करने से इस स्टेटमेंट के अंदर हम जा रहे होंगे और हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा बर्गर। अब यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो केसेस हैं ये हमेशा इंटीजर्स हो। अगर यहाँ पर मैं कैरेक्टर लिख देती, जैसे कैर CH इज इक्वल टू, मान लीजिए कैरेक्टर की जगह मैंने लिखा A, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं इस कैरेक्टर CH को यहाँ पे कंपेयर कर सकती हूँ बाकी कैरेक्टर से। तो यहाँ मुझे कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे D A C। हम फ्लोटिंग वैल्यूज़ के साथ भी सेम कर सकते हैं, डबल वैल्यूज़ के साथ भी सेम कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के डेटा को हम मैच कर सकते हैं उनके लिए केसेस बनाकर। नेक्स्ट अब हमें सवाल दिया है, हमें बनाना है एक कैलकुलेटर को। हमने घर पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स देखे होंगे जिनको जेई के लिए, बोर्ड के लिए अलाउ नहीं करते थे, हमें बहुत दुख होता था। उसके बाद कॉलेज में आए और अचानक से हमें पता चला कि कॉलेज एग्जाम्स में आप कैलकुलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं जावा को यूज़ करके अपना ही एक कैलकुलेटर। इसके लिए यूज़ करेंगे हम किस चीज़ का, यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट का। कैलकुलेटर के अंदर ये 5 ऑपरेशंस को हम डिफाइन करने वाले हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो निकाल सकता है हमारा कैलकुलेटर। इतना सुप्रीम भी नहीं है कि साइन कॉस थीटा निकाल रहा है या ग्राफ दिखा रहा है। सिंपल सा कैलकुलेटर हम बना रहे होंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो अपने 2 वेरिएबल्स इनपुट ले लेंगे, इंट A और इंट B, जिनके ऊपर हमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। उसके बाद एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे। कैरेक्टर क्या करेगा, हमें बताएगा हमारा ऑपरेशन क्या है या ऑपरेटर। इस कैरेक्टर के अंदर अलग अलग केसेस हो सकते हैं। कैरेक्टर के अंदर हम पास कर सकते हैं प्लस का साइन, पास कर सकते हैं माइनस का साइन, पास कर सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन या डिवाइड का साइन या फिर हमारे मॉड्यूलो का साइन। तो ये 5 केसेस होंगे और इन्हीं 5 केसेस को हम स्विच की हेल्प से दिखा रहे होंगे अपने कोड के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर क्लास का। इस ऑब्जेक्ट को बनाने का कोड अभी तक हमें रटा नहीं है, तो अभी रट जाना चाहिए। ये होता है कोड। इसके बाद क्या करेंगे, यूज़र से A और B को एंटर करवाएंगे। इंट A इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, इंट B इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना एंटर करवाएंगे कैरेक्टर ऑपरेटर यूजिंग SC डॉट नेक्स्ट। अब ये जो SC डॉट नेक्स्ट है, इससे सिर्फ स्ट्रिंग्स ही आती है, मतलब पूरा वर्ड आएगा, पर हमें तो इसको कैरेक्टर टाइप का बनाना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का नहीं बनाना। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए मैं यहाँ कुछ लिखने वाली हूँ, char@0। अब ये char@0 क्या है, ये डॉट लगा के मैंने char@0 क्यों लिखा, 0 ही क्यों है, 1 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, इसके बारे में हम स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर के अंदर, स्ट्रिंग्स वाले टॉपिक के अंदर बात करेंगे। अभी के लिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, हमें बस ये सोचना है कि इतनी लाइन लिखते तो स्ट्रिंग आती, अब हमने ये और ऐड कर दिया तो हम एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट ले पाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अपनी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम कंपेयर करना चाहते हैं अपने ऑपरेटर को। तो ऑपरेटर के लिए क्या क्या डिफरेंट केसेस हैं। सबसे पहला केस है प्लस का, कि अगर प्लस आ जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें प्रिंट करवाना है A प्लस B। यहाँ पे कर देंगे ब्रेक। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं केस माइनस का। इसके लिए हम प्रिंट करवाएंगे A माइनस B। और अब क्या कर देंगे, अब कर देंगे हम ब्रेक। नेक्स्ट केस हम लेकर आने वाले हैं केस मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के लिए दोबारा से A मल्टीप्लाइड बाय B एंड उसके बाद हम कर देंगे क्या, ब्रेक। नेक्स्ट केस हम लेकर आएंगे डिवाइड का। डिवाइड के लिए स्लैश का साइन एंड यहाँ पे हम लिख देंगे A डिवाइडेड बाय B और फिर कर देंगे ब्रेक। और नेक्स्ट केस हम लेकर आए हैं अपने मॉड्यूलो का। तो मॉड्यूलो के लिए सेमीकोलन, प्रिंट स्टेटमेंट A मॉड्यूलो B, ब्रेक। एंड फाइनली एक डिफ़ॉल्ट केस भी डाल ही देते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट केस में हम लिखने वाले हैं रॉन्ग ऑपरेटर, या ये भी लिख सकते हैं माय कैलकुलेटर इज़ नॉट दैट एडवांस्ड, तो वैसा सा कुछ लिख सकते हैं, मर्जी है तो इसको कर लेते हैं सेव। अब इस कैलकुलेटर को रन करेंगे। कैलकुलेटर में सबसे पहले हमें एंटर करना है अपना A।
इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा सा और इंट्यूटिव बनाती हूँ। कैसे बनाएंगे इंट्यूटिव? यहाँ तो प्रिंट करवा देंगे एंटर ए, इसको प्रिंट करवा दिया हमने, और यहाँ पे अब हम प्रिंट करवाएंगे एंटर बी, और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम एंटर ऑपरेटर। तो अब देखते हैं पूरा का पूरा ऐसा कोड बन गया है जो यूज़र ड्रिवन है। इसको यूज़र ड्रिवन कोड, या फिर यूज़र से एंटर करने के बाद क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, उस तरीके का कोड कहते हैं। तो अब हम ही पूरे कोड को रन कर रहे होंगे, हम ही बताएंगे कि हमें कौन सा ए एंटर करना है। मेरे लिए मान लीजिए ए मैंने एंटर किया 5, अब मुझे बताना है बी कौन सा मुझे एंटर करना है। मुझे बी एंटर करना है 10, और अब मुझे ऑपरेटर कौन सा एंटर करना है, मुझे 5 और 10 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मेरे लिए क्या प्रिंट हुआ? 50 प्रिंट हो गया। दोबारा से अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं ए को एंटर करूँ एज 2 और बी को मैं एंटर करूँ एज 18, और यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करने के लिए प्लस कर दूँ, तो मेरे लिए आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा 20। तो इस तरीके से अपना और भी एक्सट्रीम आप जाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और कुछ आप फंक्शंस ऐड करना चाहें अपने कैलकुलेटर के अंदर, 2 नहीं आप 3 नंबर्स को ऐड करना, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो उसको भी हम जाकर कर सकते हैं। अभी के लिए हमारी जो स्विच स्टेटमेंट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जो असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके क्या होगा, ऐसा नहीं है वो अभी के लिए बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में तो नहीं पूछे जाएंगे, बट अभी लॉजिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, एंड स्ट्रॉन्ग लॉजिक विल बीट एवरीथिंग एल्स। लॉजिक हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमेशा रैशनल लॉजिकल, बिल्कुल लाइक अ प्रो कोडर हमें सोचते रहना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स।